ये कहानी है एक देश के जन्म की। जानते हैं, ये कहानी है उन अनगिनत बलिदानों की, उस अटूट संकल्प की और उस पूरे 90 साल लंबे संघर्ष की, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और करोड़ों लोगों को आज़ादी का वो अनमोल तोहफा दिया। यही वो साल था, 1857, जब भारत की जमीन पर गुलामी के खिलाफ पहली बार एक बड़ी और संगठित आवाज उठी। एक ऐसी चिंगारी जिसने सच में पूरे देश में आग लगा दी। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह से। देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान था। एक हिंसक शुरुआत जिसने आने वाले 9 दशक के संघर्ष की नींव रख दी। अब आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या थी? तो देखिए, बात सिर्फ उन कारतूसों की नहीं थी। असल में ये तो बरसों से जो गुस्सा दबावा था ना, जो आर्थिक शोषण हो रहा था, जो सांस्कृतिक अपमान हो रहा था, ये उसका एक विस्फोट था। ये कारतूस, ये तो बस वो आखिरी चिंगारी थे जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। इस एक लाइन में उस ऐतिहासिक पल की पूरी गूंज है। जरा सोचिए, मेरठ से आए विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले पर दस्तक दे रहे हैं और एक बुजुर्ग बादशाह को अनजाने में ही एक बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक बना रहे हैं। कुछ महीनों के लिए तो लाल किला आज़ादी का केंद्र बन गया था, लेकिन इस विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता से कुचल दिया गया। दिल्ली पर फिर से कब्जा हुआ, मुगल शासन का अंत हो गया। लेकिन आज़ादी की जो लौ जली थी ना, वो बुझ नहीं पाई। और 1857 की उसी राख से एक नई चेतना ने जन्म लिया। अब लड़ाई बिखरी हुई नहीं रहने वाली थी, बल्कि संगठित होने वाली थी। ये वो दौर था जब एक राष्ट्र राजनीतिक रूप से जाग रहा था। और इसी जागरण का नतीजा हमें देखने को मिला साल 1885 में। इस साल बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक ऐसा मंच था जहां पहली बार पूरे भारत के नेता एक साथ आए, एक आवाज में बात करने के लिए। लेकिन हाँ, इस मंच पर आज़ादी पाने के तरीकों को लेकर 2 अलग-अलग सोच थी, और यही टकराव आने वाले दशकों तक आंदोलन की दिशा तय करने वाला था। एक तरफ थे उदारवादी, जो प्रार्थना और याचिकाओं से बदलाव चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे उग्रवादी नेता, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। बाल गंगाधर तिलक जैसे जो उग्रवादी नेता थे, उन्होंने देश को एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया। ये सिर्फ कोई राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक आंदोलन था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, अपनी शिक्षा प्रणाली बनाओ और आखिर में स्वराज हासिल करो। इसने संघर्ष को एक नई जमीनी दिशा दे दी। और फिर स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के भारत आने के साथ ये लड़ाई अब सिर्फ महलों और सभाओं से निकलकर सड़कों, खेतों और गांवों तक पहुंच गई। ये वो युग था जब लाखों लोग आंदोलन का हिस्सा बने। इस नए युग का सबसे शक्तिशाली हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये एक नैतिक शक्ति थी, जिसने बिना कोई हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। और इस हथियार का इस्तेमाल 3 बड़े और हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में किया गया। पहले 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को ठप कर दिया। फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, जिसने ब्रिटिश कानून की नींव हिला दी। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी का अंतिम और निर्णायक आह्वान था। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, इसमें पूरे आंदोलन का सार छिपा है। सोचिए, बस मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ दिया। ये कितना साधारण सा दिखने वाला काम था, लेकिन ये अवज्ञा का, विरोध का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। 1942 आते आते संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब कोई समझौता नहीं होना था। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। ये एक साफ संदेश था कि अब देशवासी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि भारत पर उनका शासन अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब शुरू हुआ स्वतंत्रता की ओर अंतिम लेकिन सबसे तेज और उथल-पुथल भरा दौर। अगले कुछ साल बहुत तेज राजनीतिक बातचीत, योजनाओं और बहसों से भरे रहे। एक तरफ एक नए भारत का संविधान लिखा जा रहा था,
तो वहीं दूसरी तरफ देश के बंटवारे का वो दर्दनाक फैसला भी लिया गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की एक बहुत भारी कीमत चुकाकर। अब हम उस पल की ओर बढ़ते हैं जब सदियों की चुप्पी टूटी, जब एक राष्ट्र जिसे इतने लंबे समय तक दबाया गया था, उसने अपनी आवाज पाई। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये ऐतिहासिक शब्द कहे। ये उस वादे को याद करने का पल था जो स्वतंत्रता सेनानियों ने नियति से किया था। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों का ऐलान था। एक नया भारत जो जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था। इन शब्दों में उस महान बदलाव की गहराई को महसूस कीजिए। एक युग का अंत हो रहा था और एक नए युग की शुरुआत। एक राष्ट्र की आत्मा को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई थी। तो 90 साल का संघर्ष खत्म हुआ, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा बना रहता है। सवाल ये है कि पीढ़ियों के बलिदान से मिली इस आज़ादी का आज हम सबके लिए मतलब क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।